नमस्कार, ये है एक खास पेशकश ईटी नाउ स्वदेश पे इलेक्शन ट्रेड 2024 के इलेक्शंस की तैयारी और बाजार में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ सृष्टि शर्मा। हमारे खास मेहमान आज जो जुड़ रहे हैं, जो फंडामेंटल नज़रिए से और चार्ट्स पे भी ये बताएंगे कि हम लॉन्ग टर्म में देखें तो शायद नेशनल इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन इतनी बड़ा रोल या भूमिका ना निभाएं, क्योंकि फंडामेंटल्स और अर्निंग्स फंडामेंटल्स ये सब चीज़ें ज़्यादा बड़ा रोल निभाती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में खास करके ये सरकार जो पीएम मोदी जी की सरकार है, उसको बाजार को बहुत ज़्यादा ही अपेक्षाएं रहती हैं, तो ये एक बड़ा इवेंट बन गया है। मेरे साथ संदीप सब्बरवाल हैं जो हमारे इन हाउस विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव हसीन भी जुड़ रहे हैं और चार्ट से बात करने के लिए हमारे साथ धर्मेश शाह भी जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे कि इस बार हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी हैं चार्ट्स पे, वो भी जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज से, कि इस बार अगर हम कॉन्टेक्स्ट सेट करें, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये कहते आए हैं कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में 15-20 साल की ट्रेजेक्ट्री अगर आप एक कंट्री की देखें, उसमें जो बड़ी कंपनियां डेवलप होती हैं उसकी देखें, तो उसमें इलेक्शन जैसे मैटर्स शायद इतना बड़ा रोल ना निभाए ओनली इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म में और 2014 के बाद जो स्टॉक मार्केट की जो जो चाव पैदा हो गई मोदी सरकार से, बहुत सारे रिफॉर्म रिलेटेड काम किए जो बाजार के कई हिस्सों में स्टॉक्स को चलाने में या इम्पैक्ट करते रहे पॉजिटिवली, उस संदर्भ में इस इलेक्शन की भूमिका काफ़ी है। क्योंकि बाजार बीच में डर गया था, ऑलमोस्ट 21,800 तक पहुंच गया था निफ्टी, कि शायद नैरेटिव ये बनने लगा कि मोदी सरकार उस मजबूती से नहीं आ पाएगी जितनी बाजार पकड़ के चल रहा है, तो क्या होगा, बाजार घटेगा, क्या होगा। अब वो नर्वसनेस थोड़ी सी सुधरी है। तो हम इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से बेस्ट ट्रेड्स हैं यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले संदीप, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपने बाजार कई इलेक्शंस आपने देखे हैं, आपने बहुत गवर्नमेंट्स देखी हैं, उनके स्टाइल ऑफ रिफॉर्म सब देखे हुए हैं, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में जो इस गवर्नमेंट का और बाजार का कोरिलेशन बना, उसके चलते इस समय इलेक्शन का ये बड़ा इवेंट आपको कितना इंपॉर्टेंट नज़र आता है? नहीं, इलेक्शन का इवेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपको हमें प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकली नंबर्स क्या शो करते हैं कि ये गवर्नमेंट वापस आएगी या नहीं। हम हाइपोथेटिकली अगर डिस्कस कर जाएं कि अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, जिसके चांस मेरे हिसाब से 5% से ज़्यादा नहीं है, तो उस बेसिस पे हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो अगर आप एज्यूम करें, लेट्स से वर्स्ट केस गवर्नमेंट चेंज होती है, तो दो सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। एक तो डिफेंस और दूसरा पीएसयूज़, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज़्यादा री रेटिंग हुई है। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचें कि ये गवर्नमेंट नहीं आती। ज़्यादातर चांस है कि गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी रहेगी। मेजॉरिटी कितनी रहेगी, इस पे डिस्कशन भी मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप 280 के या 272 के ऊपर हैं तो आपकी मेजॉरिटी है, तो वो गवर्नमेंट है। तो अगर आप लेट्स से हमें स्टेबिलिटी के लिए 15-20 ज़्यादा चाहिए, तो अगर 290-300 सीट्स आती है तो वो काफ़ी है। ठीक है, फेयर पॉइंट, आपने सही बोला कि जहां तक गवर्नमेंट कंटिन्यूटी दिखाती है, बाजार उसी से खुश है। और हम भी बहुत ज़्यादा फाइन प्रिंट में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा ये बता रहे हैं कि अगर कंटिन्यू करता है तो क्या होगा, नहीं करता है या कमज़ोर गवर्नमेंट बनती है तो क्या होगा। लेकिन ये सारी बातें हम जब इस समय कर रहे हैं संजीव, ये तब कर रहे हैं जबकि बाजार भले ही ग्लोबल मार्केट में बड़ी पार्टी चल रही है और न्यू हाई पे है ग्लोबल मार्केट, बट हमारे भारतीय बाजार 2% ही दूर है, कोई खास दूर नहीं रह गए। और इतनी बड़ी एफआईआर सेलिंग के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर आता रहा। तो रिटेल इन्वेस्टर इस समय की पोजीशनिंग बड़ी मजबूत नजर आ रही है, भले ही एफआईआर शॉर्ट है। हाँ, देखिए अजय जी, पहले तो तीन चीजें, सिनेरियो बदल चुका है। रिटेल इन्वेस्टर ने जो सोना लेता था वो शेयर लेता है, और कोई भी इसमें फॉल आए किसी भी कारण, तो रिटेल इन्वेस्टर मेच्योर हो चुका है। इंडियन मार्केट्स आर मेच्योर नाउ, और मुझे नहीं लगता कोई लंबी चौड़ी उतार या चढ़ाव आएगी। मार्केट मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करेगी। अच्छे रिजल्ट पे जरूर एक बारी के लिए यूफोरिया बनेगा, उसमें बिकवाली करनी है। और अगर बुरा रिजल्ट आया तो जो फॉल आएगी वो लेने का अपॉर्चुनिटी है। ये मैंने पहली बारी 35 साल में देखा है, 4 इलेक्शन देख के, कि इंडियन मार्केट्स आर मैच्योर। यहाँ पे कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आने वाला। इन दी एंड सारा कुछ डिपेंड करता है ग्लोबल सिनेरियो, वैल्यूएशंस, एंड थर्डली मैक्रो एंड माइक्रो, जो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। देयर इज अ वॉल ऑफ मनी विच हैज बीन होल्डिंग 3.5 लाख करोड़ ऑफ सेलिंग इन द लास्ट 3 years, और बाजार आज भी न्यू हाई पे है। So firstly, it's all about the retail investor.
और वो इतनी जल्दी मेरे हिसाब से डगमगा जाएगा नहीं। हाँ, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट दैट्स पार्ट एंड कोर्स ऑफ द वर्डिक्ट एंड द आउटकम। इट विल बी मोर ऑफ अ हाइप, लेकिन इसमें कुछ निकलेगा ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये नज़रिया इलेक्शन आउटकम के ऊपर टिप्पणी संजीव जी की। पर इस बीच हमारे साथ दो और मेहमान भी हैं टेक्निकल पार्लान से, जो कि धर्मेश शाह और श्रीकांत चौहान दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीकांत, एक बार आपसे टेक्निकल व्यू जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को प्लेस्ड इलेक्शन से पहले, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी, इंडिया विक्स में भी एक शार्प जंप था, और कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि अब थोड़ा सा जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे शायद हो सकता है थोड़ा और अपटिक दिखे। आपकी एनालिसिस क्या है कि इलेक्शन तक निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिव आउटकम आता है या फिर नेगेटिव आउटकम आता है तो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं बाजार? इनफैक्ट अगर आप मार्च 2024 से देखेंगे तो मार्केट की जो रेंज बनी है वो 21,700 21,800 का एक बढ़िया सपोर्ट बना है, और 22,700 22,800 के करीब रेजिस्टेंस बना है। तो जब तक ये पर्टिकुलर रेंज को मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने मिलेगा। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि जैसे इस बार का मार्केट का सेटअप अभी बनते जा रहा है, इस बार के करेक्शन के बाद यानी 21,800 21,800 के लेवल्स को रीच करने के बाद जो सेटअप में चेंजेस आए हैं, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्केट आने वाले दिनों में रैली कर सकता है। तो जैसे ही 22,800 के लेवल्स को निफ्टी क्रॉस करेगा, हमें लगता है कि निफ्टी एक बार 23,000 से लेकर 23,500 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन ओवरऑल सेटअप यही बता रहा है कि इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, और इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, तो एक बाजार अभी रेंज में है, पर धर्मेश आपकी क्या एनालिसिस है, किस तरीके का सेटअप आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? क्योंकि इलेक्शन से पहले हालांकि हमने देखा था मार्च में भी एक सेल ऑफ था, कुछ समय पहले भी एक गिरावट का शिकार हुए बाजार, पर अभी क्या इलेक्शन तक हम और कैचअप कर सकते हैं इस रैली को जो कि हम हाल फिलहाल देख रहे हैं, और इलेक्शन के बाद किस तरीके की उम्मीदें लगा रहे हैं आप? Yes, good afternoon. Eventually, हमें लग रहा है कि by election or by next month of June, we should be heading towards a target of 23,400 for Nifty. So buy the dips should be the strategy. Also, अगर हम market breadth देखें, जो एक अच्छा इंडिकेटर होता है, सेंटिमेंटल इंडिकेटर मार्केट को समझने के लिए, जैसे कि 50 दिन के मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो CNX 500 के जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी ट्रेड कर रहे हैं, इट इज अराउंड 55 to 60%, एंड दैट मूविंग 100 डे मूविंग एवरेज की जो अबव है वो 75%। तो इवन इन दिस लास्ट करंट डिटोरिएशन जो मार्केट में हुआ था 1000 पॉइंट्स का 22,800 23,700 800 की, वहां पे हमने मेजर डिटोरिएशन मार्केट ब्रेथ में नहीं देखा है। कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेटर दिखा रहा है कि अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग है, और वो कर सकता है कि मे बी वी मे सी सम बिट ऑफ अ कंसोलिडेशन। बट इवेंचुअली जो लास्ट 6 महीने से जो ट्रेडिंग रेंज चल रही है निफ्टी की 21,700 से 22,800 की, वो कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट की तरफ लग रही, और निफ्टी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 23,400। सो बाय द डिप शुड बी द स्ट्रेटजी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 21,900 से 22,000 रिमेन्स टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द नियर टर्म। संदीप, आपने एक बात कही थी, मुझे थोड़ा उसके ऊपर अगर आप और बताएं कि बजट तो ठीक है, हमने उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेड वे में जितनी इंपॉर्टेंस है वो ज़रूरी है देखना शायद ट्रेडर्स को ज़्यादा, लेकिन उसके बाद जो इवेंट है जो बजट का इवेंट होगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उस पर आपको क्यों ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप उस पर ज़्यादा अहमियत देने वाले हैं? या इलेक्शन के रिजल्ट पे इतना मेरे ख्याल से मूवमेंट नहीं होगा, मेजॉरिटी प्लस माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की देखनी बहुत ज़रूरी है जब ये नए टर्म में आएंगे, क्योंकि टिपिकली ये होता है कि जो फर्स्ट बजट होता है उसमें ज़्यादा बोल्ड होने की कोशिश करते हैं अगर उनको कुछ नेगेटिव चीज़ भी करनी हो। तो हमें ये देखना है कि कहीं टैक्सेशन में बदलाव ना आए, कोई कैपिटल गेन टैक्स ना बढ़े, डायरेक्ट टैक्स कोड को इंट्रोडक्शन ना किया जाए, नहीं तो मेरे ख्याल से कैपिटल गेंस टैक्स काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। हालांकि गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो आज के दिन कुछ जैसे कहते हैं कि एप्पल कार्ट को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेट्स करना चाहते हैं तो वो करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो हमें देखना है। अगर नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल से राइड थोड़ी स्मूथ रहेगी। जैसे कहते हैं कि इंक्रीमेंटलिज्म तक बात रहे तो ठीक है, बहुत बड़े परिवर्तन मत करिए, वही बहुत होगा। संजीव, ये जो बात थी कि भाई डिफेंस और पीएसयूज ये सबसे चहेते बाजार के हिस्से रहे इस सरकार के दौर में,
अगर हम फर्स्ट 10 ईयर्स का ग्राफ देखें तो डिफेंस में बड़ा री रेटिंग हुई, पीएसयूज में भी रही। आपके इन दोनों स्पेस में क्या व्यू बन के आ रहे हैं इस चलने के बाद? आपको लगता है अभी भी री रेटिंग जारी रह सकती है? नहीं, मुझे लगता है थोड़ी सी तो ठीक है। मेच्योरिटी आएगी मार्केट में, और जो इसका आउट परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा थमेगा, बिकॉज द ब्रॉडर मार्केट शुड स्टार्ट टू डू वेल। और इसमें आप देख चुके हैं कि पीएसयूज में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम रहा है। अब सब कुछ डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ने कैपेक्स का काफी कुछ पहले से ही कर दिया है और बजट पे निर्भर करता है। अजय जी, मेरे को जहां तक है, यहाँ 35 साल हो गए शेयर बाजार में, मैंने ऐसी कभी मेच्योरिटी नहीं देखी। और बहुत कुछ हो चुका, कोविड आया, ईरान इजराइल हुआ, यूक्रेन हुआ। रिटेल इन्वेस्टर जरूर हाइपर ये अखबार वाले करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई हाइपर है। इक्विटी एज एन एसेट क्लास और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ये इस इवेंट को भी डिस्काउंट कर देगी। तो मुझे नहीं लगता मार्केट में एक बहुत बड़ा ना उछाल आना है, ना कोई बड़ा फॉल आना है। हाँ, जहां अगर आपको रैली मिले, जहां जो लेफ्ट आउट है जैसे एफआई, तो वो एक मौका होगा बेचने का। और कहीं यहाँ पे कोई गलत न्यूज आ गई तो वो थोड़ा सा कैश रेज के आप लेने का करिए। लेकिन मुझे बहुत मेच्योरिटी पे भरोसा है शेयर मार्केट में और रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर। सवाल धर्मेश से पूछना चाहूँगा पीएसयू इंडेक्स पे। अगर हम 10 साल का चार्ट देखें, पीएसयू इंडेक्स में 2 बार काफ़ी अच्छे करेक्शन आए, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट चालू रह गया। क्योंकि हम इस सरकार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पीएसयू इंडेक्स का चार्ट आपने देखा है, किधर जाता हुआ नजर आता है धर्मेश? Yes, again, देखिए PSU index में long decade breakout है। Let us understand one thing, it is not a simple breakout। मतलब एक 10 साल से जो सेक्टर नहीं जाता वहां पे हमने ब्रेकआउट दिया है। तो जब ये लंबा ब्रेकआउट होता है तो उनकी तेजी 6 महीना या 1 साल में खत्म नहीं होती है। इट कंटिन्यूज ओवर द कपल ऑफ इयर्स। हमें लग रहा है कि यस, इंडेक्स में अभी जैसे कि रिसेंटली हमने देखा थोड़ा करेक्शन हुआ था जब मार्केट करेक्ट हुआ, बट इवेंचुअली लग रहा है कि देयर इज लॉन्ग वे टू गो फॉर पीएसयू इंडेक्स। वी बिलीव, आई थिंक सो, यस, मे बी, आई थिंक सो शॉर्ट टर्म में हमने जैसे अभी मूवमेंट देखी जो हिसाब से, जैसे डिफेंस स्टॉक्स हो या बीच में पीएसयू बैंक्स ने एक अच्छी मूवमेंट देखी, तो रिट्रेसमेंट होते रहेंगे। दैट इज अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द मार्केट, बट वी शुड नॉट गेट वरीड फॉर दैट। एंड वन थिंग टू हाईलाइट ऑन योर चैनल, कहीं ना कहीं की इस बुल मार्केट की जो लीडर्स है उसमें पीएसयूज आर द लीडर्स ऑफ दिस बुल मार्केट। लेट अस अंडरस्टैंड कि मोस्ट अंडर सेक्टर था, मतलब काफी लोगों में इतना होल्डिंग नहीं था। अब कहीं ना कहीं लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, पीएसयूज आर डूइंग समथिंग डिफरेंट व्हिच इट यूज्ड टू डू प्रीवियसली लास्ट 10 years। सो वी बिलीव कि पीएसयूज आर द लीडर्स ऑफ दिस rally for the bull market, and they should continue with much more momentum going forward। So yes, buy the dip should be the strategy for the PSU। जैसे कि सेक्टर्स में बात करें कि स्टॉक्स की बात करिए तो पीएसयू बैंक्स हो गई, कि डिफेंस हो गया, कि इवन ऑयल एंड गैस स्पेस है, आई थिंक सो दीस आर द स्पेस वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। ठीक है, धर्मेश जी ने अपने व्यूज़ भी बताए, पर इस बीच भसीन जी, क्योंकि आपको कई सारे लोग जब फॉलो करते हैं तो आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखें। तो इस पूरी चर्चा में हमारी ये कोशिश है कि ना ही सिर्फ उनको ये व्यू दें कि इलेक्शन को लेकर कैसे वो अपनी पोजीशनिंग करें, बट कुछ स्टॉक्स भी उनके सामने रखें। तो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको फ़िलहाल अच्छे लगते हैं, और इस इलेक्शन को लेके कौन सी थीम्स आप प्ले करना चाहेंगे? सृष्टि, थीम्स तो बहुत सारी है। बेस्ट होएगा कि आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में रहें, लेकिन अगर आप पूछते ही हैं तो लार्ज कैप में चाहे कोई भी रिजल्ट आए, एचडीएफसी बैंक यहां से नीचे नहीं जाने वाला। साथ में विप्रो मुझे एक आईटी में बहुत पसंद है लार्ज कैप्स में। मिड कैप में मैं आपको कहूं तो मुझे कोफोर्ज और अशोक लीलैंड बहुत पसंद है। कोफोर्ज ने रिसेंटली जो सिग्निटी की एक्विजिशन किया है, मेरे को लगता है वो बहुत पॉजिटिव मानी जाएगी क्योंकि एआई में इम्प्रिंट आएगा। और अशोक लीलैंड विल बी द स्टार ऑफ दिस ईयर एज फार एज ऑटो गोज। और स्मॉल और मिड कैप में मैंने आपके सामने पहले ही रख दी है, कार्ड्स प्ले आउट कर दिए। इंडिया बुल, रियल एस्टेट और वोडाफोन आइडिया, ये मेरे लिए डबलर है। यहाँ से कोई भी सरकार आए, ये दोनों शेयर इस ऐसे बिजनेसेस में और ऐसा टर्न अराउंड है कि इनमें तो कोई पैसा गवा ही नहीं सकता। राइट। संदीप, आपने रेलवेज के बारे में बात नहीं की। रेलवेज में जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, हमने देखा भी है, एक शानदार मिनिस्टर भी है वहाँ पे। इनफैक्ट मुझे पता नहीं, आप हाल ही में रेलवे में ट्रैवल किए हैं क्या?
अभी काफ़ी समय हो गया। काफी समय हो गया, लेकिन अपने सर्किल में जो लोग कर, हाँ बहुत ज़बरदस्त। एक तो हर शहर में आपकी मेट्रो आती जा रही है, पहले से मेट्रो दिल्ली में थी, फिर बॉम्बे में, धीरे धीरे चेन्नई, अभी 30-40 बड़े शहरों की आइडेंटिफाई हुआ है, और क्वालिटी ऑफ कोचेज वगैरह ये वो। आपको लगता है ये मोमेंटम सरकार के रिस्पेक्टिव ये शुरू हुई है, रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन, ये जारी रहेगा, लेकिन स्टॉक चल गए, तो कैसे नेगोशिएट करे एक इन्वेस्टर रेलवेज में? देखिए, जब एक सेक्टर की रीरेटिंग होती है, अगर पैराडाइम चेंज आता है कंपनीज़ के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में, जैसे हमने देखा रेलवे वैगन कंपनीज़ हो गई या जो पीएसयू रेलवे कंपनीज़ भी हैं उनमें, तो जब तब उस सेक्टर को वैल्यू कैसे किया जाए समझना मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इतनी फास्ट पेस पे कंपनीज़ के प्रॉफिट बढ़ते हैं कि क्या वैल्यूएशन दें। तो अभी मेरे ख्याल से एक री रेटिंग हो गई है, तो वो एक ऐसे स्तर पे आप पहुंच गए हैं कि यहाँ से अगर जो लगता है इन्वेस्टमेंट साइकिल रहेगा रेलवेज़ का, अगर वो कंटिन्यू रहा तो ये स्टॉक्स अब अपने अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से रिटर्न्स देंगे। तो मेरे ख्याल से अब उस स्टेज पे है रेलवे स्टॉक्स। फेयर पॉइंट। श्रीकांत, आपका क्या व्यू है, रेलवे पीएसयूज में आपको कुछ पसंद आ रहा है? अजय जी, बिल्कुल। इनफैक्ट हमें लगता है कि जैसे कि डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर्स आए थे, और जो क्वार्टरली नंबर्स इसने बताए हैं या जो ईयरली नंबर्स इसके बन सकते हैं, एक बात तय है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना फोकस पूरा एग्जीक्यूशन पे लगा रहा है, और एग्जीक्यूशन अगर होने वाला है तो रेलवे और डिफेंस दोनों में मुझे लगता है कि काफी अच्छी तेजी बन सकती है। स्पेसिफिकली रेलवे में देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉक है कि जो अपने इमीडिएट हाइस से करेक्ट होने के बाद अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। फॉर्मेशन यही सजेस्ट कर रहा है कि वापस से हम एक इनमें रैली देख सकते हैं, और स्पेसिफिकली हमें लगता है कि रेलटेल और राइट्स ये दो स्टॉक है कि जहां पे हम तेजी की कुछ पोजीशन बना सकते हैं। रेलटेल अभी ट्रेल कर रहा है समवेयर अराउंड 410 के करीब। ये स्टॉक हमें लगता है कि जा सकता है अराउंड 470-75 जो उसके प्रीवियस हाइज थे, और मे बी इन द बेस्ट के सिनारियो 550 के भी लेवल्स देख सकते हैं। और राइट्स में RITES राइट्स में जो अभी करंटली 697-700 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक हमें लगता है कि 1000 के लेवल्स के करीब जा सकता है, और इमीडिएट बेसिस 750 के लेवल्स नजर आते हैं। तो वैसे तो RVNL, इरकॉन, कई सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली राइट्स और रेलटेल के ऊपर फोकस करना मुझे लगता है फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो रेलवे काउंटर्स में एक री रेटिंग तो हमने आती हुई देखी ही है, पर खास तौर से दो काउंटर्स रेलटेल और राइट्स पसंद आ रहे हैं श्रीकांत को। पर संदीप, क्योंकि आपने कई सारे सेक्टर्स पे हमें अपना व्यू बताया, और कई सारे ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी एक रनअप दिखा दिया, और इन्वेस्टर्स को बेचैनी भी ज़रूर होती है कि क्या करें अब इनमें। बट इसके अलावा संदीप, कौन से ऐसे सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स अगर आप बता पाए जो कि आपको अभी भी पसंद आते हैं और इलेक्शन के आउटकम को लेके भी वो फोकस में रह सकते हैं? देखिए, अगर हम लार्ज कैप में देखें तो LNT में करेक्शन हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे लोगों को कंसर्न है कि एग्जीक्यूशन इश्यूज होंगे इलेक्शन के कारण, और ऑर्डर फ्लो स्लो रहेगा, तो इसमें करेक्शन आया। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी हम देखें तो वैल्यूएशन अभी इतने ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो LNT लार्ज कैप में अगर देखें तो LNT एक स्टॉक हो सकता है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखें तो हमने देखा कैपिटल गुड्स में स्टॉक काफ़ी रनअप किए हैं। जीमन्स, ABB टाइप ऑफ स्टॉक 70-80% चढ़ गए हैं। थोड़े मिड कैप कैपिटल गुड्स स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है। तो प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो कंसोलिडेट कर रहा है दिसंबर से, क्योंकि इथेनॉल पे जो रिस्ट्रिक्शंस आई थी उसके बाद वो मूव नहीं किया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वापस इथेनॉल पे बड़ा ज़ोर आएगा, और साथ में कंप्रेस बायोगैस पे भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट साइकिल बनेगा। तो ये एक कॉन्ट्रेरियन प्ले हो सकता है इलेक्शन के बाद के लिए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफ़ी मूवमेंट हुई है, हमने देखा है हेवेल्स, वोल्टास, क्रॉम्पटन कंज्यूमर आज चला है। तो ये सब स्टॉक्स पहले चले हैं। अभी मुझे लगता है कि एक स्टॉक जिसमें अभी भी स्कोप है वो वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ है। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स कल आए वो काफ़ी अच्छे थे। अभी भी वैल्यूएशन में मुझे लगता है स्कोप है कि यहाँ से चढ़ सकता है। बहुत शानदार आपने स्टॉक पिक्स दी संदीप, बहुत रन ऑफ द मिल नहीं है, अलग है, हटके, और सबके पीछे बस स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं। मैं धर्मेश से कुछ स्टॉक्स इसमें से डिस्कस करना चाहूँगा। 2 टर्म में कैपिटल गुड्स में एक बड़ी तेजी आई है, क्योंकि उनका खास फोकस मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना रहा है सरकार का, और प्रोबेबिलिटी हाई दिख रही है, उम्मीदें हाई हैं कि वापस आते हैं। तो कैपिटल गुड्स की जो री रेटिंग है, क्या वो जारी रहेगी धर्मेश? अगर आप चार्ट चेक करके बताएं, एक तो कैपिटल गुड इंडेक्स का, और कुछ स्टॉक्स जो बड़े कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं या मिड कैप कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट्स आपको सबसे मजबूती कहाँ दिखती है? क्योंकि कैपिटल गुड्स थीम एक इलेक्शन ट्रेड है।
धर्मेश। ये सही है। अगर आप कैपिटल गुड्स इंडेक्स की बात हम करते हैं तो यस डेफिनेटली अगर ये कैपिटल गुड्स इंडेक्स अगर देखें तो लॉन्ग डिकेड इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है 2012-13 से 2023 में हमने इसका ब्रेकआउट देखा, उस लेवल को रिटेस्टिंग किया। तो ये सर डिकेड लॉन्ग ब्रेकआउट ऑफ कैपिटल गुड्स अगेन आई वुड से कि वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मेंस सेक्टर था मतलब 2023 का, और कहीं ना कहीं उनकी ये जर्नी आउट परफॉर्मेंस की 2024 में भी कंटिन्यू रही है। तो हमें लग रहा है यस यहाँ से कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर, एंड हमें लग रहा है यहाँ से 15 से 20% अपसाइड इंडेक्स लेवल पे हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर। स्टॉक्स की बात करें तो यस हमारे भी टॉप पिक एलएनटी है इनसाइड दिस। अगेन एलएनटी इज अ लीडर इन द कैपिटल गुड्स एंड बेस्ट प्रॉक्सी प्ले बात करें तो कंस्ट्रक्शन डिफेंस या एफपीसी की जो भी बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें एलएनटी पहले आता है। तो एलएनटी में जैसे कि हमने देखा कि 200 दिन मूविंग एवरेज काफी अच्छा काम कर रही है। अभी जो रिसेंट करेक्शन हुआ था फ्रॉम द हाई ऑफ 3800 तो 200 दिन के आसपास ही मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की बात करें 2022 और 2023 के लोग को ज्वाइन करे तो कहीं ना कहीं वहीं पे 3300 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो हमें लग रहा है यहाँ से एलएनटी कैन सरप्राइज ऑन द हायर साइड, where near term की टारगेट की बात करें तो 3755 likely target for L&T keeping a stop loss of 3100। सेकंड स्टॉक जो मुझे लग रहा है इसी प्ले में है वो एक केसी इंटरनेशनल। अब केसी इंटरनेशनल अगेन a good sets of numbers and a leader in the ETC player। We believe KEC again a 5 weeks of consolidation breakout इसमें भी हमने देखा है, और कहीं ना कहीं रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो करंट करेक्टिव फेज जो बाजार में हुआ था वहां पे क्लियरली आउट परफॉर्मेंस केसी में दिख रहा था। तो वी बिलीव कि केसी यहाँ से 850 का एक टारगेट के साथ देख सकते हैं कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 690। तो केसी इंटरनेशनल एंड एलएनटी रिमेन टू बी अ टॉपिक इनसाइड द कैपिटल गुड्स स्पेस। ठीक है धर्मेश, ये तो हो गई कैपिटल गुड स्पेस की बात, पर इस शो को हम समाप्त करें कुछ एक थीम्स जो कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छा रनअप दिखा चुकी हैं, तो काफ़ी उनका अभी भी इंटरेस्ट जो है बना हुआ है। अब ये सरकार का कितना फोकस रहता है उस पर आने वाले टाइम में ये भी देखना होगा। पर पावर एज अ थीम आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि कई सारे पावर स्टॉक्स अभी भी मजबूत हैं, ऑल टाइम हाई के काफ़ी क्लोज है, पर जो री रेटिंग हो रही है इन पावर काउंटर्स में, क्या वो आने वाले टाइम में भी जारी रहेगी? यस या सो पावर की भी सेम स्टोरी है जैसे कैपिटल गुड्स की थी। लॉन्ग डिकेड ब्रेकआउट सेक्टर ने कुछ किया नहीं था 10 साल में, और 10 साल का हमने ब्रेकआउट 2023 में देखा, और उसी का आउट परफॉर्मेंस 2024 में भी देगा। तो हमें लग रहा है कि ये लॉन्ग डिकेड ब्रेकआउट जो पावर में हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो वी टू बी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फॉर पावर इंडेक्स एज अ होल एज अ सेक्टर। टॉप पिक की बात करें तो एनटीपीसी हमारी टॉप पिक है यहाँ पे। अगेन एनटीपीसी जैसे कि काफी सालों से स्टॉक्स में कुछ हुआ नहीं था, लास्ट ईयर हमने देखा कि ब्रेकआउट आया 180 का और स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। अभी बात है कि यहाँ से डबल होने के बाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हमारा मानना है कि यस डेफिनेटली यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि टेक्निकली हम जब जब लंबा ब्रेकआउट होता है टिकट का तो कंटिन्यू रहती है कपल ऑफ इयर्स, कैन नॉट गेट टेपर डाउन इन 1 or 2 months ऑफ रैली। तो वी बिलीव कि एनटीपीसी इज वन स्टॉक वेयर वी कैन सी अपसाइड टुवर्ड्स 390 की एक अपसाइड देख सकते हैं एनटीपीसी में, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 345। Apart from NTPC, Tata Power again we remain to be constructive positive for Tata Power। यहाँ पे भी अगर आप चार्ट की पैटर्न की बात करें तो टिपिकली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे और वीक टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं रिलेटिव टर्म्स की बात करें तो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है इवन टाटा पावर। सो टाटा पावर इज आल्सो वन स्टॉक वी कैन लुक फ्रॉम। टारगेट की बात करें तो 490 के टारगेट के साथ कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 415 वन कैन लुक फॉर टाटा पावर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अगेन यहाँ पे भी एक अच्छे नंबर्स आने के बाद हमें देखा थोड़ा करेक्शन रिसेंटली देखा था स्टॉक्स में, एक अच्छी रिकवरी भी देखी बॉटम से 540 की। तो यहाँ पे भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी हमें लग रहा है कि 680 टू 690 के टारगेट के साथ देख सकते हैं कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 585। सो टाटा पावर, एनटीपीसी एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी रिमेंस टू बी अ टॉप पिक। ओके बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश ये सभी थीम्स पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। पर इसी के साथ हमारे इस स्पेशल एडिशन इलेक्शन ट्रेड और साथ ही 2024 के चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी थीम्स जो हैं आपके फोकस लिस्ट में होनी चाहिए और क्या कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं इस इलेक्शन से,
आउटकम पे किस तरीके का रिएक्शन बाजार दे सकता है, इन सभी पे चर्चा हमने इस शो में की। पर इसी के साथ धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सभी खास मेहमानों का, धर्मेश, श्रीकांत, संजीव जी और साथ ही संदीप। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस खास शो में हमारे साथ भाग लेने के लिए। तो बात क्लियर है कि इलेक्शन एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में आपको भरोसा करना है इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे। और इस स्टोरी में जो पिछले 10 साल में हमने कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स की री रेटिंग होते हुए देखी, उस री रेटिंग पे आप कितना अभी भी भरोसा करें और आने वाले समय में कौन सी थीम्स पे आपको फोकस करना है। उम्मीद है कि इस शो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। इसी के साथ मुझे और अजय को दीजिए यहीं पे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने का।